हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए हम अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियो में आपने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हमारे हर्ट्ज रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के बारे में पढ़ा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। मैंने कहा था कि हम इसको कंटिन्यूटी में लेंगे तो एक बहुत ही और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आने वाला है, जो कि है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल, ये अफबाउ प्रिंसिपल हमें किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बारे में बताता है। हम इस रिगार्डिंग इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मानते हैं, क्योंकि किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे लिए जितनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना हमने किसी एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ा। अगर हम एटम के स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर अच्छे से कर पा रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी नॉलेज भी हमें होनी चाहिए कि किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सामने होना चाहिए। तो उसके लिए ये प्रिंसिपल हमारी बहुत हेल्प करता है। चलिए देखते हैं ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। पहली बात, आप इन सबसे फैमिलियर हैं, आप 1s से फैमिलियर हैं, आप 2s से फैमिलियर हैं, आप 2p से फैमिलियर हैं। इससे पहले कि मैं यहाँ पर इनके बारे में डिस्कस करूँ, एक जो बहुत ही जनरल सी बात आपको बताऊंगी कि s के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होगी अगर हमारे सामने, कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो बेटा s के लिए हमने हमेशा 2 लिखा, p के लिए हमने हमेशा 6 लिखा, d के लिए हमने 10 लिखा और f के लिए हमने 14 लिखा। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं जो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, ये कब होते हैं? जब हमारा ऑर्बिटल कैसा रहता है? फुलफिल्ड। ये एक बहुत जरूरी बात हमारे सामने आ रही है कि फुलफिल्ड, जब हमारा इलेक्ट्रॉन या हमारा ऑर्बिटल फुलफिल्ड रहता है, तब हमारे पास किसी भी एटम की सबसे ज्यादा क्या होती है? स्टेबिलिटी। ठीक है, अगर हमारे पास हमारे ऑर्बिटल फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ है, दीज आर द मैक्सिमम, फुलफिल्ड का मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स के साथ है, तो हमारा एटम उस वक्त क्या रहता है? स्टेबल। और हमारे एटम की उस वक्त एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ये 2-3 बातें वैसे बार बार हमारे सामने आगे भी आएंगी, लेकिन अभी फिलहाल इसको शुरू करने से पहले मैं ये बताना ज्यादा बेटर समझती थी। अच्छा, एक और बात, एस हमेशा स्टार्ट होगा 1 से, यानी जहां पर 1 होगा वहां से एस शुरू होगा। P हमेशा शुरू होगा 2 से, D हमेशा शुरू होगा 3 से और F हमेशा शुरू होते हैं 4 से। ये क्या है, क्या बोल रही हूं मैं, ये हम इस स्ट्रक्चर में देखेंगे। मैंने इन ऑर्बिटल्स को, जो कि हमने पढ़े हैं 1s 2s p d f, हमने ये ऑर्बिटल्स पढ़ लिए। इन ऑर्बिटल्स को मैंने इस तरीके से लिखा, आप ये जो देख रहे हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5f 5s 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p। ये इस तरीके से लिखने के बाद हम इसको इस तरीके से अरेंज करें कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज पे डिपेंड करते हो। इनकी एनर्जी टॉप टू बॉटम यानी कि इस तरफ क्या हो रही है? बढ़ रही है। सबसे कम एनर्जी 1s की है, सबसे ज्यादा एनर्जी 7p की है, तो एनर्जी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन हमें इनमें डालने हैं क्योंकि ये क्या है? ऑर्बिटल। ये हमारी हेल्प करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने में। किस अकॉर्डिंग चल रहा है? ये n+l रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है, राइट? ये n+l रूल के अकॉर्डिंग अपना काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं सबसे पहले यहाँ पर होंगे कैसे। देखिए, मैंने लिखा था कि s की शुरुआत 1 से होगी, तो 1 यहाँ शुरू हो गया s के लिए, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7। ठीक है, तो 7, ये जो 7 नंबर है ये n है, ये n है और n कौन थे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम इनको और भी क्या बोल रहे हैं? ये हमारे पीरियोडिक टेबल में कौन है? पीरियड्स। ये हमारे पीरियोडिक टेबल में कौन है? पीरियड्स, यानी कि ये 7 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, फिर मैंने कहा P की शुरुआत 2 से हो रही है। देखिए 1p नहीं है हमारे पास, 2 से शुरू हो रहा है P, 2p 3p 4p 5p 6p 7p। ठीक है, तो P की शुरुआत 2 से हो रही है क्योंकि 1 पहले ऑर्बिटल में
पहले वाली शेल में या फिर पहले वाले पीरियड में हमें 1p नहीं मिल रहा? इसके पीछे भी कारण है। डी की शुरुआत 3 से हो रही है। देखिए इधर डी के लिए ना 1d है ना 2d है, 3d है। 3d, 4d, 5d, 6d, ठीक है। ऐसे ही एफ की शुरुआत 4 से हो रही है। देखिए ना तो 1f है ना 2f है ना 3f है, सिर्फ 4f और 5f है। इसके बाद एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है और यहां से जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहती है। इनको हम अगर ध्यान से देखें तो इस सिरे को और इस सिरे को अगर हम पकड़ कर खींचें तो ये हमारे कुछ बीड्स बन जाते हैं। देखिएगा पहले कौन आता है, कौन किसके बाद स्टैंड करता है। ये सारे आपस में क्या बन जाएंगे, मोती जैसे। जैसे किसी माला में मोती होते हैं, बिल्कुल ऐसे स्टैंड करेंगे ये हमारे सामने। सबसे पहले आएगा 1s, हम ऐसे चल रहे हैं। फिर आएगा 2s, हम ऐसे चले। फिर 2p, 3s, फिर हम ऐसे चले 3p, 4s, फिर 3d। देखिए 3p के बाद 4s आया, ना कि 3d। 3p, 4s, फिर 3d, क्योंकि इसकी एनर्जी इससे क्या है, ज्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी हो गया। फिर 3d के बाद 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6s, फिर 4f, 5d, 6p, 7s, फिर 5p, 6d और 7p। सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, 7p। तो एनर्जी के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। किसकी एनर्जी ज्यादा है, 4s से किसकी ज्यादा है, 3d की। तो 4s में इलेक्ट्रॉन पहले आएंगे, 3d में इलेक्ट्रॉन बाद में जाएंगे। अब इनको एक बार हम सिस्टमैटिक लिख लेते हैं ताकि हमारे सामने ये कंफ्यूजन ना रहे कि हम क्या लिख रहे हैं और कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स हम भरेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा 1s, 2s, ये बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। फिर देखिए 4s, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि 4s के बाद 3d का नंबर आता है। 3d, 3d के बाद कौन आएगा, 4p, 4p के बाद कौन आएगा, 5s, 5s के बाद कौन आएगा, 4d, 4d के बाद कौन आया, 5p, फिर कौन आया, 6s, फिर हम इधर गए, फिर कौन आया, 4f, फिर कौन आया, 5d, फिर 6p, फिर 7s, 7s के बाद क्या आएगा, 5f, 6d, and at the last we got 7p. These are the orbitals which along which we fill the electrons in any atom or any element. इन्हीं का सीक्वेंस लेते हुए हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर इसी सीक्वेंस को हम याद रखते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां तक भर सकते हैं और ये कन्फिग्रेशन कैसे लिखी जाती है। इस सीक्वेंस को ही आप याद रखेंगे। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है और इस सीक्वेंस से ही हम आगे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल करेंगे। चलिए अबव प्रिंसिपल के बाद अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखी जाएंगी। बहुत ही ध्यान से, बहुत आराम से समझना है। अबव प्रिंसिपल को दिमाग में रखते हुए ये करना है। आप यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं, मैंने छोटे सी जगह पर ये बनाकर भी दिखा दिया कि अबव प्रिंसिपल हमें कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करने में हेल्प करता है। चलिए है क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स का उसकी शेल में, उसकी सब शेल में डिस्ट्रीब्यूट करना या डिस्ट्रीब्यूशन को शो करना ही तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। चलिए हम सबसे पहले हमारे सबसे सिंपलेस्ट एटम या एलिमेंट को लेते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। बेटा मैं पहले भी बोल चुकी हूं, आपको इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट करने हैं, फिल करने। एस ऑर्बिटल में है तो मैक्सिमम आप 2 ही कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन हमारे पास आते जाएंगे, हम इनको एनर्जी के अकॉर्डिंग फिल करते चलेंगे। मैंने आपको अभी लिखकर अबव प्रिंसिपल में लिखकर भी दिखाया था कि कैसे हम आगे आगे ऑर्बिटल्स में भरते चलेंगे। चलिए 1s की बात करते हैं। हाइड्रोजन का जेड हमारे पास 1 है। 1s देखिए मैंने पहले वाला यहां से उठाया ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होगी, 1s1, ठीक है।
फिर आते हैं बेटा हमारे पास लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। रिमेंबर दैट लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। मैंने आपको कहा था कि अगर जैसे ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 1s में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन अब नेक्स्ट एनर्जी वाले शेल में जाएंगे, दैट इज 2s1। 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमारे पास उतने ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं जितने हमारे पास किसी गिवन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। हमारे पास 1s2 2s1 आया, राइट। यहां से बहुत सारी बातें हमें समझ में आती हैं कि इस एलिमेंट का लास्ट सबशेल कौन है, s। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में जा रहा है, s। ये याद रखिएगा, समझ में रखिएगा, क्योंकि आगे जब आप और भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स करेंगे वहां पर ये हमारी बहुत हेल्प करने वाले हैं। या अभी भी हम आगे और भी समझेंगे कि हाउ कैन वी इजिली प्रिडिक्ट आउट द ग्रुप्स एंड द पीरियड फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। With the help of electronic configuration, we have to find out the periods, groups and the blocks, right? Next our is sodium. Sodium element का atomic number 11 होता है। Now listen very carefully. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी थोड़ा डिस्टर्ब होता जाएगा। 1s2 2s2 कितने हो गए, 4 हो गए। 2s2 के बाद किसकी बारी आती है, 2p की। 2p कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम p में भर सकते हैं हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। 1s2 2s2 2p 6। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। बचा 1 इलेक्ट्रॉन। 2p के बाद किसकी बारी आती है, 3s की। जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा वही यहाँ पर क्या आएगा, इस ऑर्बिटल में भरा जाएगा, 3s1। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर होता है 21। एक बार देखते हैं इसके बारे में। जैसे जैसे हमारे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएंगे हमारे सामने थोड़ी दिक्कतें आती जाएंगी। ये फिर भी जैसे यहां तक हमने किया है वैसे ही सक्सेसफुली हम इनको भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा, वो चेंज हमारे लिए देखने वाली बात होगी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहां तक हम पहुंच गए। देखिए मैंने कोई यहां से ये कोई जादू से लाइन नहीं इकट्ठी की है, ये यहीं से है। मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से हम जो है इनको ऐसे अरेंज करते हुए चलते हैं। इसका सिरा इससे जोड़कर चलिए और ये अफबो प्रिंसिपल है हमारा, ठीक है। अफबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। एटॉमिक नंबर है 21। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कहां तक करना है, जहां तक 21 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो जाए। 1s2 2s2 2p6 ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। 3s2 3p6 4s2 3d में मैक्सिमम होते हैं 10। लेकिन उन 10 में से यहां कितने पहुंचे। और एक बार मैंने 3d के बाद 3d क्यों नहीं लिखा, 3d में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं भेजा, 4s में क्यों भेजा, क्योंकि इसकी एनर्जी इससे क्या है, कम है। इसलिए हमने पहले इलेक्ट्रॉन किस में भेजा, 4s में। इसकी एनर्जी ज्यादा है तो इसको इलेक्ट्रॉन लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 2 2 4 6 कितने हो गए, 10 10 और 10 20, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। डी में कितने आए, 1। हम इससे आगे चलते हैं। टाइटेनियम आता है, जेड हमारे पास 22 होता है। अब क्या करना है, फिर एटॉमिक नंबर 21 तुम्हारे सामने है, एटॉमिक नंबर 22 तुम्हारे सामने आ गया। एक और बहुत अच्छी बात आप लोगों के सामने, जब हम यहां पर बात करते हैं, मैंने आपको लिखा है यहां पर एक मैंने बना रखा है, देखिए ये रेड कलर के चौक से, इस बॉक्स में 2p 3p 4p 5p 6p 7p, मतलब मैंने आपको अभी आपको प्रिंसिपल में बताया भी था। यहां पर तो नियॉन गैस कंप्लीट हो जाती है, यहां पर आर्गन गैस कंप्लीट हो जाती है, जिसका एटॉमिक नंबर 18 जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन को छोटा कर सकते हैं। मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को रीराइट कर सकती हूं, देखिए कैसे। यहां तक एटॉमिक नंबर बनते हैं बेटा 18, है ना, एटॉमिक नंबर 18 बन गया।
3p अगर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन लिए हुए है तो ये मेरे सामने किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मेरे सामने रिप्रेजेंट कर रहा है आर्गन को। तो मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट कर सकती हूँ। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ आर्गन, क्योंकि इतना हिस्सा आर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैंने आर्गन एलिमेंट लिखा। अब बची हुई यहाँ पर मैं लिखकर इस कॉन्फ़िगरेशन को छोटा कर सकती हूँ। ये आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी एलिमेंट के साथ कर सकते हैं। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन होता है एटॉमिक नंबर 2 पे, एक इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन है एटॉमिक नंबर 2 पे कौन होता है? हीलियम होती है। हीलियम एक नोबल गैस है, तो 1s2 जहां पर आए आप वहां पर शॉर्ट कर सकते हो हीलियम लिखकर, लेकिन इतने छोटे को भी क्या शॉर्ट करना। लेकिन जैसे ही हीलियम के बाद नियॉन की बारी आती है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो आप 10 करके छोटा कर सकते हो। जैसे इस कॉन्फ़िगरेशन को देखिएगा, यहां तक आपको जो कॉन्फ़िगरेशन मिली ये नियॉन गैस की है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ नियॉन 3s1। मैंने इसको छोटा कर दिया। नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, फुलफिल्ड होती है। थोड़ी देर पहले बताया भी था मैंने आपको कि फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है और उसकी एनर्जी कम होती है, तो आप फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इधर आते हैं, एटॉमिक नंबर 22 है। अगर मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना चाहती हूं तो मैं शॉर्ट करके लिख सकती हूँ आर्गन 4s2 3d2, है ना। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाएंगे। अब ये कॉन्फ़िगरेशन मेरी सिमिलर पैटर्न में कहां तक चलेगी? जब तक इस डी में कितने इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, 10 इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसी सीक्वेंस में देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं, इसी सीक्वेंस में थोड़े से एक्सेप्शंस हैं और ये एक्सेप्शंस यहाँ पर समझने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक बार हम इन एक्सेप्शंस को देखते हैं, क्या बोल रहे हैं ये एक्सेप्शंस। देखिए, क्रोमियम, अभी हमने एटॉमिक नंबर 22 किया और हमारे सामने आ गया एटॉमिक नंबर 24, तो कॉन्फ़िगरेशंस तो वही चलेगी। देखिए, आर्गन की चली, यहां तक कितने एटॉमिक नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 18, 4s2 एंड 3d। देखिए 18 और 2 20, कितने बचे? 4। सीक्वेंसली तो ऐसे ही होना चाहिए ना। सीक्वेंस तो यही कहता है, लेकिन सीक्वेंस ये भी कहता है कि अगर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कोई भी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो वो एलिमेंट हमारी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो कर सकता है। तो मैं इसकी एक और कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी, दैट इज 4s1 3d5, राइट। देखिए, ये भी अपनी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में आ गया और ये भी अपनी हाफ फिल्ड। 3d 10 की बजाय 5 हाफ फिल्ड हो गया, और हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड दोनों ही क्या होते हैं? स्टेबल। तो बेटा ये कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग है। हमें इस तरीके के, अगर हम किसी को वापस करके उसको हाफ फिल्ड कर सकते हैं तो हम इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन उसके लिए नहीं लिखेंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी राइट है क्योंकि ये हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी शो कर रही है। सिमिलरली यहाँ पर एक और एलिमेंट है कॉपर, इसके लिए भी हम ये बात कर सकते हैं। देखिए, मैं थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में ही लिख देती हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहां तक हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? आर्गन को। फिर इसके बाद चलते हैं 4s2 एंड 3d8। जरा ध्यान देंगे, ये कितने हो गए? 18 और 2 20 28 29, है ना। कॉन्फ़िगरेशन तो ओके है। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूं, आर्गन 4s2 3d9। लेकिन बेटा अगर इसको मैं फुलफिल कर दूं, ये अगर अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे और ये हाफ फिल्ड हो जाए और ये फुलफिल्ड हो जाए तो स्टेबिलिटी नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी ना स्टेबिलिटी इसकी। तो हम ये कहेंगे कि ये वाली कॉन्फ़िगरेशन इसकी रॉन्ग है, क्योंकि जहां तक पॉसिबिलिटीज होती हैं एक्सेप्शनल्स में, हमें वो करनी चाहिए।
तो ये हमारी नई कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो कॉपर की नई कॉन्फ़िगरेशन और करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन यही है, ये नहीं है, ये स्टेबल नहीं है। दिस वन इज स्टेबल बिकॉज यहाँ पर डी ऑर्बिटल अपने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के साथ है। ऐसे ही क्रोमियम में ये स्टेबल नहीं है क्योंकि ये हाफ फील्ड में नहीं है, और ये हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये फुल फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये बहुत सारे एक्सेप्शंस आपको आपके पीरियोडिक टेबल के जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें देखने को मिलेंगी। और ऐसे ही और बहुत सारे आप ये एक्सेप्शंस के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, और अब जितनी भी हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स की लिखिएगा।